सिर में भयंकर दर्द, जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पलकें जैसे फेविकोल से चिपकी हुई थी। आखिरकार बहुत जोर लगाने के बाद उसकी आंखों के सामने रोशनी की एक पतली सी दरार खुली। हल्की हल्की रोशनी में उसे एक बेहद ऊंचा और प्राचीन दरबार दिखाई दिया, एकदम भव्य और खौफनाक। फर्श पर शेर की खाल जैसा दिखने वाला एक गहरा सुनहरा और खुरदरा राजसी कालीन बिछा हुआ था। कालीन के आखिर में सीढ़ियों के ऊपर एक विशालकाय और रौबदार शख्सियत सिंहासन पर विराजमान थी। उसकी निगाहें ऐसी थी जैसे घुप अंधेरे में जलती हुई दो मशालें, जिनमें एक अजीब सा सम्मोहन था। रुद्रांश, अबे ये मैं कहां आ गया? रुद्रांश, मैं तो अभी अभी अपने कमरे में गेम खेल रहा था ना। रुद्रांश, अरे हां, फोन की बैटरी गुल हो गई थी और मैं चार्जर ही ढूंढने जा रहा था। रुद्रांश का दिमाग अभी भी सुन्न था। वो सुध बुध खोए हुए पागलों की तरह अपने आसपास देख रहा था। रुद्रांश, तेरी की, कहीं मैं फिर से फोन छाती पर रखकर तो नहीं सो गया? और ये कौन सा बाहुबली का सेट लगा है भाई? लेकिन ये सब कोई सपना नहीं लग रहा था। महज 19 साल का छोरा, सेना का सबसे बड़ा शूरवीर, उसने दंडकारण्य के राक्षसों का उनके ही गढ़ में घुसकर सर्वनाश कर दिया और पूरे पूर्वांचल में 100 साल से चले आ रहे आतंक को जड़ से उखाड़ फेंका। ऐसा वीर सपूत सिर्फ रघुवंशी परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे सूर्यवंशी साम्राज्य का अभिमान, और अब उनका सबसे बड़ा दुख है। उद्घोषक रणविजय सिंह आगे आए और महाराज का आदेश ग्रहण करें। दरबार में एक भारी और कड़कती हुई आवाज गूंजी, जिसने रुद्रांश के कान सुन्न कर दिए। रुद्रांश ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुंडी ऊपर उठाई। उसने देखा कि कालीन के दोनों तरफ राजसी कपड़ों में कई मंत्री और सेनापति हाथ जोड़े खड़े हैं। रुद्रांश, क्या ये कोई राज दरबार है? रुद्रांश, सूर्यवंशी साम्राज्य, इतिहास की किताब में तो ऐसा कोई नाम रटा नहीं मैंने। रुद्रांश अभी इसी उधेड़बुन में था कि तभी उसके बगल से एक पहाड़ जैसा आदमी आगे बढ़ा, एकदम भाले की तरह सीधा। सिर्फ उसकी परछाई देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से अभी भी युद्ध के मैदान की बारूदी और खून की महक आ रही हो। महाराज, आज हम रघुवंशी परिवार के 9वें सपूत समरवीर रघुवंशी को परम रक्षक सेनापति की उपाधि से नवाजते हैं। उन्हें महासेनापति का दर्जा दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार शाही शमशान में पूरे सम्मान के साथ होगा। साथ ही उनके परिवार को डाउन्स बैलगाड़ी भरकर प्राचीन रत्न, 3 राजसी मोहरे और 10 मटके भरकर स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाती है। महाराज, आज से पूरे आर्यवर्त में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक होगा और इस वीर की आत्मा की शांति के लिए दरबार में 7 दिन तक कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा। इतने बड़े इनाम सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। महज 19 साल का लड़का और महासेनापति की उपाधि। जहां आम सेनापतियों को उत्तरी रक्षक या सीमा रक्षक जैसी उपाधियां मिलती थी, वही परम रक्षक का मतलब था अमर हो जाना। ऐसी इज्जत जो ना शायद पहले किसी को मिली थी और ना आगे किसी को मिलेगी। रणविजय, महाराजाधिराज, मैं अपने छोटे भाई की ओर से आपका यह आदेश और सम्मान माथे से लगाता हूं। सूर्यवंशी साम्राज्य की जय हो। वो पहाड़ जैसा आदमी एक घुटने के बल बैठा। हालांकि उसकी भारी आवाज में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा दर्द था जिससे उसका गला रुंधा हुआ था। महाराज, रणविजय, ये तुम्हारे रघुवंशी परिवार का हक है। सच कहूं तो मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। महाराज, रणविजय, वो जो तुम्हारी पत्नी की गोद में है, वो तुम्हारा ही बालक है ना? मैं इस बच्चे का नामकरण करना चाहता हूं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? रणविजय, महाराज, बिना किसी योगदान के इतना बड़ा सम्मान, ये मैं कैसे ले सकता हूं? महाराज, रघुवंशी परिवार के खून का हर एक कतरा सूर्यवंशी साम्राज्य का वीर है। परम रक्षक सेनापति ने देश की सीमाओं पर अपने प्राण त्यागे,
और ठीक उसी समय इस संसार में तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया। शायद यही विधाता का खेल है। भगवान ने मेरा सबसे चहीता सेनापति छीन लिया, लेकिन सूर्यवंशी साम्राज्य को एक और होनहार छोरा दे दिया। महाराज, मैं आज इस बालक रुद्रांश। महाराज, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बड़ा होकर अपने चाचा के अधूरे काम को पूरा करेगा, आर्यावर्त से राक्षसों का सफाया करेगा और पूरे पूर्वांचल पर हमारा झंडा गाड़ेगा। रणविजय। महाराजाधिराज, ये नाम बहुत बड़ा है, भगवान शिव का अंश। मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे पर इतने बड़े नाम का बोझ भारी न पड़ जाए। महाराज, अरे रणविजय, चिंता मत करो, रघुवंशियों का खून हर बोझ उठा सकता है। रुद्रांश। सिर्फ एक नाम, रुद्रांश? रुद्रांश हक्का बक्का रह गया। फिर उसे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। क्या इत्तेफाक है, मेरा असली नाम भी तो यही है। रुद्रांश, एक सेकंड रुक। रुद्रांश, जिस बच्चे की ये लोग बात कर रहे हैं, कहीं वो मैं तो नहीं हूं? रुद्रांश ने तुरंत अपनी नजर नीचे की और उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो एक छोटे से मलमल के कपड़े में लिपटा हुआ था। उसके हाथ पैर एकदम गोल मटोल और छोटे छोटे थे और उसे एक बेहद खूबसूरत लेकिन फौजी कवच पहने हुई औरत ने अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। दरबारी। रुद्रांश बेटा के लिए सूर्यकांत मणि लाई जाए। तभी रुद्रांश ने देखा कि एक सफेद चेहरे वाला दरबारी, शायद कोई मंत्री, बड़ी ही गंभीरता से आगे आया। उसके हाथ में एक गहरे लाल रंग की चमकती हुई मणि थी जिस पर ओम खुदा हुआ था। एक गोरे और नाजुक हाथ ने धीरे से उस मणि को लिया। जिस खूबसूरत औरत ने उसे गोद में लिया था वो धीरे से बुदबुदाई, गायत्री, महाराज के इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्रांश, ये सब चल क्या रहा है यार? रुद्रांश ने अपनी छोटी छोटी आंखें झपकाई। रुद्रांश, क्या यह सच में कोई सपना है? तभी उसे अचानक भयंकर चक्कर आने लगे। उसका नन्हा सा शरीर इस झटके को सह नहीं पाया और वो गहरी नींद में सो गया। काशी नगरी, महासेनापति भवन, रघुवंशी परिवार। सूर्यवंशी साम्राज्य में 5 सबसे बड़े महासेनापति थे और रघुवंशी परिवार उनमें से सबसे ऊपर आता था। एक ही परिवार से 9 शूरवीर बेटे, सब के सब देश के लिए जान छिड़कने वाले। रघुवंशी परिवार इस साम्राज्य के रईसों का भी रईस था, जिनके पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे अपनों का खून और कुर्बानियां छिपी थी। रघुवंशी परिवार के 9 में से 6 बेटे युद्ध में शहीद हो चुके थे। सबसे छोटा बेटा, जिसने सिर्फ 2 साल पहले ही सेना ज्वाइन की थी और अभी अभी सूबेदार बना था, उसने काल भैरव घाटी की जंग में गदर मचा दिया। एक मामूली सूबेदार होकर भी उसने हजारों घुड़सवारों को साथ लिया और सीधा राक्षसों की राजधानी में घुस गया। उसने 15 शहर राख कर दिए और 100 से ज्यादा महाराक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। अपने इस भयानक पराक्रम के साथ वो रघुवंशी परिवार का छठा ऐसा बेटा बन गया जिसने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। आज शौर्य पीठ में उसकी मूर्ति लगी थी और बच्चा बच्चा उसका नाम जपता था। खैर, ये सब पुरानी बातें हो गई थी। आज परम रक्षक सेनापति की उस घटना को बीते करीब 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में सेनापति भवन के लोग धीरे धीरे अपने गम से बाहर आ रहे थे। चेहरों पर से उदासी के बादल थोड़े छटने लगे थे और आज हवेली में एक बड़ा जश्न था। रौनक ही रौनक थी। आसपास के राज्यों से बड़े बड़े सेठ, साहूकार और मंत्री काशी नगरी पधारे थे। रघुवंशी हवेली के बाहर वीआईपी बग्घियों और घोड़ों की लाइन लगी थी। राह चलते लोग रुक रुक कर यह नजारा देख रहे थे। आज रघुवंशी परिवार के 7वें पोते सेनापति रणविजय के बेटे रुद्रांश के जन्म के पूरे 100 दिन हो गए थे। आज उसका अन्नप्राशन और महाभोज था। यह बच्चा तो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था। पैदा होते ही साक्षात महाराजाधिराज ने इसका नामकरण किया था। इसका नाम पूरे आर्यावर्त में गूंज रहा था और चूंकि यह सेनापतियों के खानदान का चश्मो चिराग था, तो तय था कि भविष्य में इसका भौकाल अलग ही लेवल का होने वाला है। और भाई, जैसा कि हमारे यहां कहते हैं, बड़े लोगों से जितनी जल्दी बनाकर रखो उतना ही फायदा।
इसलिए सब मक्खन लगाने आ गए थे। सेनापति भवन के अंदर कैलाश आंगन नाम के एक आलीशान कमरे में रुद्रांश अपनी मां गायत्री की गोद में दुबका हुआ था और अपनी गोल गोल आंखों से बाहर की चहल पहल को बड़ी हैरानी से देख रहा था। इन 3 महीनों में रुद्रांश को एक बात एकदम क्लियर हो गई थी। वो कोई सपना नहीं देख रहा है, बल्कि उसका पुनर्जन्म हो गया है। और यह भारत का कोई पुराना इतिहास नहीं था, बल्कि कोई माया लोक था। यहाँ के लोग तपस्या करते थे, यहाँ भयानक महासुर थे और उड़ने वाले साधु संत भी थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सूर्यवंशी साम्राज्य बहुत तगड़ा था। राक्षसों का घुसना यहाँ बैन था और जो एक आध घुसने की जरूरत करता उसे बीच चौराहे पर टांग दिया जाता। कुल मिलाकर यहाँ की जनता मजे में थी और ऊपर से वो खुद इतने बड़े वीआईपी खानदान में पैदा हुआ था। रुद्रांश मतलब अपनी तो लाइफ सेट है बॉस। गायत्री, रुद्र बेटा, सच कहूं तो तेरी मां कभी नहीं चाहती थी कि तू इस रघुवंशी खानदान में पैदा हो, पता है तुझे। बाहर भले ही ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर बैठी गायत्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उसने अचानक भारी मन से यह बात कही। रुद्रांश ने चौंक कर अपनी मां का चेहरा देखा। अभी उसके गले की नसें पूरी तरह बनी नहीं थी, इसलिए वो बोल नहीं सकता था। और अगर बोल भी लेता तो पूछ थोड़ी ना सकता था कि क्यों मम्मा, वरना बेचारी मां को तो हार्ट अटैक ही आ जाता। गायत्री देखने में 20-22 साल की एकदम जवान और सुंदर औरत लग रही थी, लेकिन इन महीनों में उसने जिस ममता और लाड प्यार से उसे पाला था, रुद्रांश को इस नई मां से एक गहरा लगाव हो गया था। गायत्री, सच बताऊं तो मैंने तो तेरे लिए अमन नाम सोचकर रखा था। मेरी तो बस इतनी सी तमन्ना थी कि मेरा बच्चा शांति से जिए, स्वस्थ रहे और खूब खेले। ये दुनिया जीतना, राक्षसों को मारना, ये सब राजा महाराजाओं के चोंचले हैं। हमारे परिवार का सपना नहीं है ये, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। गायत्री खुद से ही फुसफुसा रही थी। बाहर खड़े उन अमीर रिश्तेदारों के झूठे चेहरों को देखकर उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि उसे उन पर गुस्सा आ रहा था। गायत्री, महाराज ने तेरा नाम रुद्रांश इसलिए रखा ताकि तेरे चाचा के जाने के बाद हमारा परिवार फिर से उठ खड़ा हो। इस नाम में शाही परिवार की बहुत बड़ी उम्मीदें छुपी हैं। यह नाम हमारे लिए एक इज्जत भी है और एक चाबुक भी। वो इसके आगे कुछ नहीं बोली। इतनी छोटी सी जान पर इतना बड़ा बोझ। कोई भी समझ सकता था कि आज जो लोग मुंह फाड़कर इतने महंगे तोहफे दे रहे हैं, कल को यही लोग इस बच्चे से भगवान वाले चमत्कारों की उम्मीद करेंगे। रुद्रांश अपनी मां के माथे की सिकुड़न को देख रहा था। इस वक्त वो रघुवंशी हवेली की कोई खूंखार छोटी ठकुरानी नहीं लग रही थी, ना ही वो शेरनी लग रही थी जो रणभूमि में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है। इस वक्त वो बस एक मजबूर मां थी। बोल तो वो सकता नहीं था, इसलिए उसने अपना छोटा सा सिर अपनी मां की छाती में और जोर से गड़ा दिया। शायद वो अपनी गर्माहट से अपनी मां को यह जताना चाहता था कि टेंशन मत लो मां, तुम्हारा बेटा है ना। अपनी गोद में बच्चे को कुलबुलाते देख गायत्री ने नीचे देखा। अपने बेटे की लंबी पलकें और चांद सा रोशन चेहरा देखकर उसकी आंखों की नमी एकदम से प्यार में बदल गई। उसने रुद्रांश को सीने से लगाया और उसे धीरे धीरे थपकियां देने लगी, जैसे वो बच्चे को नहीं, अपने खुद के दिल को तसल्ली दे रही हो। गायत्री, चाहे जो हो जाए, तेरी मां हमेशा तेरे साथ खड़ी है। तेरे पिताजी पहले ही ब्रह्म स्तर की तपस्या पूरी कर चुके हैं। हो सकता है उनका वो तेज तुझ में भी आ जाए। गायत्री, और सुन, अगर कल को तेरा अस्त्र शस्त्र में मन ना भी लगे, तू एकदम निठल्ला भी निकले ना, तो भी तेरे पिताजी ने जो शक्ति तुझे जन्म से दी है, वो तुझे बाकी बच्चों से बहुत आगे रखेगी। तू किसी से पीछे नहीं रहेगा। गायत्री, भविष्य में चाहे आसमान टूट पड़े, तेरी मां तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी रहेगी। कोई मेरा लाल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वो अपने आप से बुदबुदाई और रुद्रांश के माथे पर एक काला टीका लगा दिया। रणविजय, अरे भाग्यवान, महाभोज शुरू होने वाला है और तुम यहां छुपकर बैठी हो। तभी दरवाजे से एक भारी भरकम आवाज आई। रुद्रांश का हट्टा कट्टा बाप सेनापति रणविजय अंदर आया। उसने प्यार से गायत्री के कंधे पर हाथ रखा। रणविजय, क्या बात है? क्या सोच रही हो? खुश नहीं हो क्या आज?
गायत्री, अरे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। गायत्री ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान सजा ली। उसने अपने पति को अपने दिल की बात नहीं बताई। उसे पता था कि रघुवंशी खानदान के मर्द एकदम कड़क होते हैं। युद्ध के मैदान में मर जाना उनके लिए सबसे बड़े गर्व की बात थी। बच्चों के लिए उसकी ये ममता इस खानदान की 1000 साल पुरानी इज्जत के आगे हार ही जाएगी। रणविजय, क्या घर की सारी बहुएं आ गई? गायत्री, हाँ, सब आ चुकी हैं। बस तुम्हारा और हमारे छोटे नवाब रुद्रांश का ही इंतजार हो रहा है। रणविजय ने नीचे रुद्रांश की तरफ देखा और उसका छोटा सा सिर सहला दिया। लेकिन भाई साहब, उसका हाथ इतना खुरदरा और भारी था जैसे कोई चक्की का पार्ट सिर पर रगड़ रहा हो। रुद्रांश की तो आंखें ही बाहर आ गई। रुद्रांश, अबे ओ खाली के ताऊ, थोड़ा आराम से हाथ फेर ले, बच्चे का सिर फोड़ेगा क्या? गायत्री रुद्रांश को लेकर हवेली के आंगन में आई। वहां पहले से ही घर की ताइयां, चाचियां और देवरानियां सज धज कर बैठी थीं। उन्हें देखते ही औरतों का शोर शुरू हो गया। ताई, हाय राम, हमारा रुद्र तो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम अपने दादाजी पर गया है। चाची, अरे शिखा, देख तेरे छोटे भाई को, है ना एकदम रसगुल्ले जैसा। देवरानी, अरे बाप रे, देखो देखो कैसे टुकुर टुकुर मुझे ही घूर रहा है ये बदमाश। वहां औरतों के अलावा उनके बच्चे भी थे। जो सबसे छोटे 1-2 साल के थे, वो अपनी माताओं की साड़ियों से चिपके हुए थे और बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर इस नए मेहमान को देख रहे थे। जो थोड़े बड़े थे, 5-6 साल वाले, वो तो एकदम ओवर स्मार्ट बन रहे थे। बिल्कुल भी शैतानी नहीं कर रहे थे, बस कोने में मुंह फुलाए खड़े थे, जैसे उन्हें इस बोरिंग से फंक्शन में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। मंजली ताई, लाओ गायत्री, लाओ मेरा बच्चा मुझे दो। मंजली ताई के पास आएगा मेरा बाबू। एक बेहद सुंदर और गहनों से लदी औरत ने रुद्रांश को गायत्री की गोद से लपक लिया। फिर अचानक बोली, मंजली ताई, अरे रे, मेरा बच्चा भूख से रोने वाला है क्या? गायत्री, अरे नहीं जीजी, इसने तो सुबह ही दूध पिया है। मंजली ताई ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और रुद्रांश के गोल मटोल गाल खींचने लगी। मंजली ताई, अले ले 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 मेरा गोलू। बाकी औरतें भी रुद्रांश को चिढ़ाने और खिलाने के लिए टूट पड़ी। और जब माहौल एकदम सेट हो गया तो सबने अपने अपने शगुन और गिफ्ट निकालने शुरू कर दिए। गायत्री, अरे नहीं जीजी, इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन कहां कोई सुनने वाला था। सबने जबरदस्ती उसके हाथ में वो चीजें थमा दी। ये कोई आम गिफ्ट नहीं थे, सब के सब बेशकीमती खजाने थे। आज रुद्रांश के इस महाभोज में इतने गिफ्ट आए थे कि पूरा आंगन भर गया था। इन्हीं गिफ्ट्स में से मंजली ताई ने एक सफेद स्फटिक और सिद्ध रुद्राक्ष से बना कंगन रुद्रांश की नन्ही कलाई पर पहना दिया। मंजली ताई, इसे पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और दिमाग शांत रहता है। इतनी सारी औरतों की बकबक सुनकर रुद्रांश का तो दिमाग भन्ना गया था और उसे नींद आने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो कंगन उसकी कलाई में गया, जादू हो गया। कंगन में से एक अजीब सी ठंडी ठंडी लहर उसके छोटे से हाथ से होती हुई पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी थकान एकदम छू मंतर हो गई। नींद तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सीन, और उसका दिमाग एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह तेज चलने लगा। उसने अपनी छोटी छोटी आंखें सिकोड़ी और अचानक बिना किसी आवाज या झटके के हवा में कुछ धुंधले से जादुई अक्षर तैरने लगे। जब वो इस दुनिया में नया नया आया था तब भी उसे कुछ ऐसा ही अजीब सा दिखता था, लेकिन बहुत धुंधला। पर जैसे जैसे ये 3 महीने बीते और उसका दिमाग थोड़ा बड़ा हुआ, ये अक्षर साफ होने लगे थे। और आज तो जैसे किसी कमजोर आंखों वाले को नया HD चश्मा मिल गया हो। हवा में तैरते हुए वो सुनहरे जादुई अक्षर अब उसके सामने एकदम शीशे की तरह साफ थे और वे उसकी अपनी जिंदगी के सारे राज खोल रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।